हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। कौन सी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो कहेंगे पृथ्वी है सर। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कौन सी? पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। दूसरा है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है 4.54 अरब वर्ष है, यानी कि 5 अरब कह सकते हैं हम इसको। 5 अरब टोटल, कहीं कहीं 5 अरब लिखा रहता है, तो 5 अरब वर्ष इनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यदि कहें तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितनी है? तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। 12,714 विषुवतीय व्यास, 12,756 ध्रुवीय व्यास 12,714। ओके। नेक्स्ट, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है? तो दोनों को घटा देंगे तो 42 किलोमीटर का। दोनों घटा कितना था? 42 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की धुरी पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो कहेंगे 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो कहेंगे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिक्रमण कहलाता है। घूमता है तो इसलिए इसको घूर्णन या परिक्रमण कहलाता है। दिन रात होता है। दिन रात किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। कितना परिक्रमा करता है? तो कहेंगे सॉरी, परिक्रमा करता है तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, घूमने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है? तो सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। आंतरिक में देखने पर सूर्य कैसा दिखाया जाता है? आंतरिक से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाया जाता है? तो कहीं पृथ्वी जो है वो नीला दिखाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। हम लोग अप्रोक्स में सीधा बोलते हैं कि 24 घंटा का दिन और रात होता है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखें तो अगला क्या कह रहा है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। इसलिए हम लोग कहते हैं एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन या 366 दिन। जब लीप ईयर आता है तो यही 6 घंटा जो है आगे बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? तो कहेंगे इरेटोस्थनीज ने मापी थी। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाया जाता है? तो कहेंगे पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखता है वह 59% दिखती है। 59% दिखती है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो कहेंगे पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। या किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। तो नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कितनी है? तो कहेंगे अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी जो है वह कब होती है? तो कहेंगे 4 जुलाई को सबसे अधिकतम होती है और न्यूनतम दूरी कहेंगे 3 जनवरी को सबसे कम होती है। 4 जुलाई यानी कि जब अपसौर पे रहती है और 3 जुलाई जबकि उपसौर पे रहती है, उपसौर का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वह क्या कहलाती है? तो कहेंगे अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एप्साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का व्यास कितनी है? 1/81। 1/81 इसका व्यास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। कौन सा? अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कौन सा है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कौन सा है? ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो कहेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग किसी गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम लोग को 21 जून को हम लोग को बड़ा दिन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे लंबा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। नेक्स्ट अगला देखें, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो कहेंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। स्वाभाविक है कि जब रात लंबी होगी तो दिन छोटा होगा, दिन लंबा होगा तो रात छोटा होगा। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होगा? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। दिन रात की अवधि क्या होती है? भूमंडल रेखा भूमध्य रेखा पर क्या होती है? समान होती है, क्योंकि यहीं से नापी जाती है कोई भी चीज़ को, तो इसलिए समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है
कब बराबर होता है, तो कहेंगे 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट अगला देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सा है? स्याल, सीमा और नीफे। स्याल, सीमा, नीफे यानी कि भूपट्टी, मेटल और करोड़। भूपट्टी, मेटल और करोड़। भूपट्टी, मेटल और करोड़, ये जो है इनके तत्व पाया जाता है। तत्व के आधार पर ही नाम रखा गया है स्याल। यानी कि स्याल में कहेंगे कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे स्याल में जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें सीमा में कौन सा पाया जाता है, तो कहेंगे सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। और नीफे में कौन सा? निकेल तथा फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी भाग क्या कहलाती है, तो कहेंगे भूपटल यानी कि क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी भाग क्रस्ट या भूपटल कहा जाती है। उसके बाद है कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो कहेंगे ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन जो है 27%। तत्व पूछा है तो कहेंगे ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन जो है वह 27% है। सियाल का घटक कौन कौन सा है, तो सिलिका और एल्युमिनियम जस्ट बताए थे। सीमा क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी पहला पहला अक्षर ले लेना है। नीफे क्या होता है? नी और फेरस यानी कि आयरन, लोहा। ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैली क्या कहलाती है, कि मैग्मा कहलाती है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैली मैग्मा कहलाती है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैली मैग्मा कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो कहेंगे 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 सेंटीमीटर क्यूब औसत घनत्व है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, किसमें ज्ञात की जाती है, तो पृथ्वी की जो आयु ज्ञात की जाती है तो वो ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा इसकी आयु जो है ज्ञात की जाती है। उसके बाद है कि जैव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो कहेंगे सूर्य सूर्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, CO2 गैस तथा जल वाष्प होता है, जो कि पृथ्वी की ताप को बनाए रखती है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो है क्या क्या कहलाती है, तो कहेंगे लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर कहलाती है। और बाह्य परत की ऊपरी भाग क्या कहलाती है, स्थर्नोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है, 71% और स्थल का भाग कितना है, 29%। जल की स्वच्छ जल का भाग कितना है, तो कहेंगे 2.5%। 2.5% स्वच्छ जल का भाग है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितनी, पृथ्वी पर अधिकतर ऊंचाई है, यानी माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है वो सबसे अधिकतम ऊंचाई है। उनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो कितना है, 88-48 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कहीं कहीं 88-49 भी आपको मिलेगा, लेकिन 88-48 आपको याद रखना है। 8848 मीटर। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 4000 मीटर। कितना, 4000 मीटर महासागरों की गहराई है। नेक्स्ट, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, सौर विकिरण कितना, 51% मात्र पहुंचता है। लवणता व्यक्त की जाती है किसमें, प्रति हजार में। किसमें, प्रति हजार में लवणता व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी जल का औसत लवणता कितना है, 35 प्रति हजार। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है कि NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, हम साधारण नमक कहते हैं, जो हम लोग का यूज करते हैं साधारण नमक। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सर्वाधिक लवणता बान झील, किसमें, बान झील, तुर्की, 330%। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो कहेंगे आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। पृथ्वी के दो भाग में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य और विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है, अगला हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर पड़ती है। सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पड़ती है, तो कहीं विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, काल्पनिक रेखा जो कहलाती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। उसके बाद पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा होती है। यानी कि ये जो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है ये पृथ्वी हमारी, और पृथ्वी पर क्या है कि इस तरह जो रेखा खींची हुई है वह हमारी कौन सी, अक्षांश रेखा है। और इस तरह जो खींची हुई रेखा है वह कौन सी है, ये देशांतर रेखा होती है। कौन सी, देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग,
अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो 180 अक्षांश रेखा है। देशांतर की संख्या कितनी है? तो कहेंगे देशांतर जो है 360 देशांतर रेखाएं हैं। 360 जो है देशांतर रेखाएं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 दक्षिणी रेखा जो है मकर रेखा होती है। तो भारत 8 राज्यों को काटते हुए, भारत के 8 राज्यों को काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरती है? तो कहेंगे आर्कटिक वृत्त से गुजरती है। 66.5 दक्षिणी अक्षांश जो है अंटार्कटिक वृत्त से गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमता है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमता है। 15 डिग्री देशांतर एक घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। एक देशांतर का बड़ा कितना बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 15 देशांतर बराबर 4 मिनट। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है, सॉरी 15 देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है अश्व अक्षांश क्या कहलाता है? कहेंगे 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पट्टिका जो है वह अश्व अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है वह प्रधान माध्यम रेखा कहलाती है। कौन सी? प्रधान माध्यम रेखा कहलाती है। 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहेंगे प्रशांत महासागर। किससे? प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या कहलाती है? तो कहेंगे कितना होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है। कितना? यानी कि लगभग में दोनों अप्रोक्स में बराबर ही होती है, थोड़ा मोड़ा का फर्क होता है। दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे। क्या कहलाती है? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। नेक्स्ट 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होता है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर या आर्द्र महासागर उसी को कहते हैं। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होती है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प का मात्रा कितना होती है? 0 से 4% होती है। कितना? 0 से 4% होती है। 0 से 4% होती है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुदाब क्या है? तो कहेंगे सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 710 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो कहेंगे बार है। क्या है? बार। एक बार बराबर कितना होता है? कि 10⁵ N प्रति m स्क्वायर, यानी N प्रति m, यानी एक बार बराबर 10⁵ Nm स्क्वायर, यानी N प्रति m स्क्वायर होता है। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। धीरे धीरे गिरता है तो दिन साफ, धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ता है दिन साफ होता है, लेकिन धीरे धीरे यदि नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। ये तीनों पॉइंट बढ़िया समझ लीजिए। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे गिरता है तो दिन साफ रहता है, और धीरे धीरे यदि नीचे धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यानी एकाएक गिर गया तो आंधी आ गया, ऊपर चढ़ गया तो दिन साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, कहेंगे आर्द्रता कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। अब जस्ट पढ़ लेते हैं हम लोग कि वायुमंडल के दाब किससे मापी जाती है? तो कहेंगे वो जो मापी जाती है बैरोमीटर से, और वायुमंडल की आर्द्रता जो है आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसमें भी ग्रो इससे है और इसमें भी इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है कि वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन जो है 0.03% होती है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। कौन सा? आर्गन है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वह आर्गन है। वातावरण जीव मंडल के संदर्भ
क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण की मंडल का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। कितने, 5 परतों में वायुमंडल को मापा जाता है। जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। कौन सा, क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। कौन सी मंडल में, क्षोभ मंडल में सबसे, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है। मौसमी घटनाएं किसमें घटती है, तो क्षोभ मंडल में घटती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल होता है। सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में, सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल, और मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, घट जाता है। तापमान घट जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री की वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में वायुयान उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में, कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान किसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत जो है, ओजोन परत किसमें पाया जाता है, तो उसको कहेंगे समताप मंडल में ही ओजोन परत जो है पाई जाती है। ओजोन परत जो है, जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है, पृथ्वी को जो है पराबैंगनी किरण यानी कि यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरण से जो बचाती है, वह ओजोन परत होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कौन करता है, तो वही ओजोन किरण करते हैं। ओजोन किरण ही करती है, ओजोन परत ही करती है, यानी ओजोन गैस करती है। ठीक है। उसके बाद है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, डॉबसन इकाई का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डॉबसन इकाई का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉबसन इकाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला लिखा हुआ है कि ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं क्या है, तो कहेंगे मध्य मंडल की घटनाएं, मध्य मंडल की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। किससे, आयन मंडल से संबंधित है। किससे, आयन मंडल से संबंधित है। अगला लिखा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल होती है। कौन सी, बहिर्मंडल होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर जो होता है वो कौन सा, समताप मंडल। ये 3 मंडल अभी तक हम लोग देख लिए, आगे 2 मंडल और देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस होता है, तो कहेंगे CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, और NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी खास करके याद रखेंगे और पूरा याद रखना है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो कहेंगे केरल राज्य में जून के पहले सप्ताह में आती है। केरल राज्य में जून के पहले सप्ताह में आती है। केरल राज्य में जून के पहले सप्ताह में आती है। भारत में अधिकांश वार्षिक वर्षा होती है कहाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत में अधिकांश यानी सर्वाधिक वर्षा कब होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तब। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तब जाकर के अधिकांश वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटों पर काराकोरम तट वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटती मानसून के कारण जो है, यानी जाड़े के दिनों में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ है, और तमिलनाडु यहाँ है और केरल यहाँ है, लेकिन इसमें वर्षा होती है, इसमें वर्षा नहीं होती है। जब उधर से लौट के आती है तब जाकर के यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, और इधर से जब मानसून शुरू होती है तभी जो है केरल में वर्षा होती है। सबसे पहला वर्षा कहाँ होती है, तो केरल में ही होती है। सबसे अंतिम में वर्षा कहाँ होती है, तो कहेंगे तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी होती है भारत में, तो कहेंगे 110 सेंटीमीटर होती है भारत में कहेंगे तो 110 सेंटीमीटर होती है। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर अत्यधिक भी होती है, वो भी आगे देखेंगे हम लोग। पछुआ हवा से होती है, तो कहेंगे चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ हवा से चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ हवा क्या कहलाती है, तो कहेंगे गरजता चालीसा कहलाती है। गरजता हुआ चालीसा कहलाती है, या प्रचंड चालीसा 50 कहलाता है। उसके बाद चीखती हुई 60 कहलाती है। ठीक है। फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम पवन की दिशा से संबंधित। फेरल का नियम पवन की दिशा से संबंधित है। विषुवत रेखा निम्न वायु दाब की क्या है, पेटी कहलाती है। यह किसको कहते हैं, तो कहेंगे
शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध को कहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के आपको जीके से पूरा का पूरा SPD का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।